Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of current affair। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग एनएसओ रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका जो रिपोर्ट है ये बेसिकली अभी एग्रीकल्चरल इनकम पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया है एनएसओ ने, और उसी रिपोर्ट को अभी हम लोग एनालाइज करेंगे जो काफ़ी सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर में दिख जाएगा आपको। ये सितंबर 1, 2023 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसको अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली बहुत सारे न्यूज़पेपर में छप चुका है, ऐसा नहीं है कि ये इंडियन एक्सप्रेस का, ये इवन हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपको मिल जाएगा। आप किसी भी न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। रिपोर्ट में बेसिकली क्या कहा गया है। रिपोर्ट का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो टोटल इनकम में काफ़ी ज़्यादा घट चुका है और लेबर इनकम बढ़ चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फार्मर का, किसी भी किसान का जो टोटल कमाई होता था उसमें जो कमाई खेती से आता है वो कमाई घट चुका है, और जो कमाई मजदूरी से आता है वो कमाई बढ़ चुका है। मतलब कि जैसे अगर सपोज़ कर लो किसान जो है वो 2012-13 में 100 रुपये कमा रहा है, तो वो 100 रुपये में से जो 48 रुपये है वो किसान जो है वो खेती करके कमाता था, और बाकी का जो 52 रुपये है वो किसान जो है वो मजदूरी करके या फिर और भी अन्य गतिविधि से कमाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर मान लो कोई किसान जो है वो 100 रुपये कमा रहा है 2022-23 में, तो वो 2022-23 में किसान जो है वो केवल 37 रुपये ही खेती से कमा रहा है। बाकी जो किसान है, बाकी का आय जो है वो अन्य गतिविधि से आ रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। मतलब कि जो खेती से जो कमाई हो रहा था किसान का वो घटा है पिछले 10 सालों में। लेकिन साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि जो किसान अगर सपोज़ कर लो 2012-13 में 100 रुपये कमाता था, तो वो 100 रुपये में से जो 32 रुपये है वो मजदूरी करके कमाता था, और वही अभी उस 100 रुपये में से जो किसान है वो 40 रुपये मजदूरी करके कमा रहा है। मतलब कि जो किसान है उसका आय जो स्रोत है वो मजदूरी से बढ़ता जा रहा है, और जो खेती है उससे उसका आय का स्रोत घटता ही जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे बहुत सारा कॉमन रीज़न हो सकता है जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडियरीज है, जो बिचौलिए हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट में शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज का हम लोग इशू बोल सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो एमएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एमएसपी क्या होता है आपको, आई होप आप सभी को पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो दर है जिससे कम में सरकार इंश्योर करता है कि कोई भी किसान को अपना अनाज जो है वो नहीं बेचना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कर लो कि किसान जो है वो चावल का खेती कर रहा है। अब जब चावल का खेती कर रहा है तो मार्केट में जो है वो 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, ओके। लेकिन ये 2000 क्विंटल में जो है वो सरकार, मतलब किसान को लॉस हो रहा है। किसान को जब लागत है वो मान लो कि 25,000 क्विंटल में अगर बिके तब उस पर प्रॉफिट हो, तो सरकार क्या करता है, वो एक मिनिमम समर्थन प्राइस इंश्योर करता है कि नहीं, जो चावल है वो किसान से सरकार 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेगा। तो उससे क्या होगा कि अब किसान को ये पता है कि अगर सपोज़ कर लो मार्केट में उसको लॉस हो रहा है तो वो अपना जो चावल है वो कहाँ पे बेच देगा, वो सरकार के पास 2500 रुपये पर क्विंटल में बेच देगा, ओके। तो यहाँ पे एमएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? एमएसपी का ऑब्जेक्टिव सिंपल इतना हो गया कि एमएसपी के थ्रू सरकार ये इंश्योर करने का कोशिश करता है कि जो किसान है उसको लॉस नहीं हो, उसको एक सफिशिएंट इनकम इंश्योर कर सके सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं ये एमएसपी तो फेल कर ही रहा है, तभी तो सरकार, जो किसान है उसका इनकम एग्रीकल्चर से में घटता जा रहा है। मतलब जो उसके टोटल इनकम में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा है, और जो लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो ये तभी हो रहा होगा जब आपका एमएसपी जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा होगा। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी है, मतलब एक रीज़न तो ये भी है कि जो बहुत सारे किसान होते हैं वो एमएसपी के दर पे अपना जो प्रोड्यूस है, जो भी उनका उपज है, उस चीज़ को सरकार के पास नहीं बेच पाते।
हर कोई सरकार के पास नहीं बेच पाता है। अब क्या होगा, जब ये सरकार के पास अगर नहीं बेच पा रहे तो ये कहाँ पे बेचेंगे, मार्केट पे बेचेंगे। और जब ये मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट में इनसे काफ़ी कम दाम में ख़रीदा जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो इनका लागत है, जो इनको इंश्योर होना चाहिए था कि इतना प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है वो लगातार कम कमाई हो रहा है। ओके, मतलब कि एमएसपी का जो रीच है वो हर किसान तक नहीं है, और अगर है भी तो वो अपना सारा का सारा प्रोड्यूस एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे। दूसरा रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक रीज़न ये भी है कि जो जैसे सपोज कर लो कि जो लागत मूल्य, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसान का, वो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से जो है एमएसपी नहीं बढ़ा और ना ही मार्केट प्राइस बढ़ा है। मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे मान लो 2012-13 का एग्जाम्पल लेते हैं गन्ना का खेती का, शुगर केन का, तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पिछले 10 साल में 116% बढ़ गया है। मतलब कि अगर 2012-13 में गन्ना का खेती करने में मान लो कि अगर किसान को 100 रुपये बढ़ जाता, 100 रुपये लग रहा था, तो ये 116% बढ़ चुका है 10 साल में। मतलब कि 2022-23 में अगर किसान खेती कर रहा है तो उसका जो लागत मूल्य, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 216 रुपये है। ओके, लेकिन अब अगर इतना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है तो ये भी तो होना चाहिए कि मार्केट प्राइस भी उसी रेट से बढ़ना चाहिए, या एमएसपी भी इस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, तभी तो किसान जो है वो अपना इनकम इंश्योर कर पाएगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट का फाइंडिंग ये है कि जो मार्केट प्राइस है ये केवल और केवल 37.2% से बढ़ा है। मतलब कि अगर 2012-13 में अगर कोई किसान है वो खेती कर रहा है गन्ना का, और उसको जब मार्केट में बेच रहा है तो वो 100 रुपये में अगर मान लो बेच रहा है, तो 2022-23 में अभी अगर कोई किसान अगर अपना गन्ना को मार्केट में बेच रहा है तो 137.2 रुपये में बेच रहा है। मतलब कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जिस रफ्तार से बढ़ा है उस रफ्तार से ना तो मार्केट प्राइस बढ़ा है, और सेम केस ऐसा एमएसपी के साथ भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो किसान है इसको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका जो प्रॉफिट है ये लगातार घटता ही जा रहा है। और अगर किसी वर्ग का प्रॉफिट लगातार घटता ही जाएगा तो क्या होगा, वो वर्ग धीरे धीरे गरीब होता ही चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लेस इंटरेस्टेड होंगे। वो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अदर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बिज़नेस में लॉस होता जा रहा है तो आप वो बिज़नेस को बहुत लंबे टाइम तक नहीं करोगे, धीरे धीरे दूसरे बिज़नेस को अपनाना शुरू कर दोगे। और यही यहाँ पे हो रहा है, जो हम लोग रिपोर्ट में देख सकते हैं कि क्यों जो किसान है उनका एग्रीकल्चरल इनकम घटता जा रहा है और लेबर वाला इनकम जो है मजदूरी से जो वो उनका कमाई है वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो फार्मर्स का जो फोकस है वो लगातार एग्रीकल्चर से दूसरे एक्टिविटीज़ में शिफ्ट कर रहा है। अब जो अन्य गतिविधि है, जो मजदूरी वगैरह है, उस पर जो कमाई गांव में है उसके अपेक्षा ये कमाई शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि बहुत सारे जो किसान हैं वो लगातार शहरों में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, और ये जो है ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगातार शिफ्ट करता जा रहा है अर्बन एरियाज़ में। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है कि जो शहरीकरण है उसकी वजह से यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा शहरों में बढ़ता जा रहा है, और गाँव में जो आबादी है वो लगातार घटता ही जा रहा है। इवन 2050 तक का ये मानना है कि शहरों का आबादी अभी जितना है उस हिसाब से दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे एक और हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, ये रिपोर्ट थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। ये बेसिकली ये भी एनएसओ का ही सर्वे था जिसे पब्लिश किया गया है, ये पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में। ये हम लोग देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर के है कि 2012-13 जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एवरेज मंथली इनकम होता था किसी भी किसान का, जो एक महीने में जो कमाता था औसतन वो 6,426 रुपये कमाता था। लेकिन 2018-19 में जो किसान कमा रहा औसतन एक महीने में वो 10,218 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे तो आपको देख के लगेगा कि किसान का आय जो है वो तो बढ़ा है, यहाँ पे तो किसान का आय नहीं घटा है। बिल्कुल यहाँ पे किसान का आय तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। जैसे सपोज़ कर लो, एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है कि मान लो कि 2012-13 में जो है
ये किसान जो है वो खेती से कितना रुपए कमा रहा है, खेती से ये सपोज कर लो, इसको हटाते हैं, मान लो कि 2012-13 है, 2012-13 में किसान के पास मान लो कि अगर 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये में किसान जो है वो 2 केजी जो है 2 केजी ही चीनी खरीद पा रहा है, शुगर। ओके, तो अब क्या है कि मान लो किसान का आमदनी जो है वो बढ़ चुके हैं, बढ़ के अब ये जो है ये बढ़ के अब हो गया है 200 रुपये। किसान का आमदनी 2012-13 में 100 रुपये था मान लेते हैं, उस टाइम वो 2 केजी गन्ना खरीद पा रहा था। अभी क्या है कि 2022-23 में किसान का आमदनी जो है वो 200 रुपये हो गया, और अभी भी अगर ये 2 केजी ही शुगर खरीद पा रहे, मान लो कि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 2 केजी ही शुगर भर पा रहा है, या मान लो 1.5 केजी शुगर खरीद पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप हम लोग को देखने को मिल पा रहा है या 2.5 केजी शुगर खरीद पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिल जाए कि 2012-13 में जहाँ 100 रुपये कमा रहा था, 2022-23 में ये 200 रुपये कमा रहा है। मतलब कि 10 साल के अंदर किसान का जो आमदनी है वो तो 2 गुना हो गया। लेकिन वही जब हम लोग देख रहे कि जो गन्ना है, गन्ना अगर पहले 2 केजी खरीद पा रहा था, तो अभी केवल 2.5 केजी खरीद पा रहा है। मतलब कि भले आमदनी 2 गुना हो गया, लेकिन जो परचेजिंग पावर है, जो इतना पहले वो गन्ना खरीद सकता था या चीनी खरीद सकता था, वो अभी 2 गुना नहीं हुआ है। मतलब जिस रफ्तार से उसका इनकम बढ़ा है, उस रफ्तार से उसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं बढ़ा है। ओके, यहाँ पे केवल आधा केजी का ही परचेजिंग पावर कैपेसिटी उसका बढ़ा है गन्ने का। तो इससे हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिंपल बस ये बताना चाह रहे हैं कि अगर केवल इनकम डबल हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि किसान का रियली में इनकम डबल हो गया। ये जो है, जो रियल इनकम है वो डबल नहीं हुआ है, हो सकता है नॉमिनल इनकम डबल हो जाए। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे इन्फ्लेशन को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया है। हम लोग जब इन्फ्लेशन को देखेंगे तब यहाँ पे जो रियल इनकम होगा वो कुछ और ही होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो अभी फार्मर्स का सिचुएशन है वो लगातार पिछले 10 सालों में ख़राब हुआ है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।